चलिए बच्चों, आज हम 2.2 प्रश्न वाली 10th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पहला प्रश्न बेटा हमको ये दे रखा है, निम्न द्विघात व्यंजकों को शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो द्विघात व्यंजक दिए हैं नीचे उनके हमको क्या ज्ञात करना है, उनके हमको शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, तो पहली बात मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, चाहे वो गणित का हो, अंग्रेजी का हो, विज्ञान का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको हल करने के लिए पहले हमको प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ नई चीजें हमको, द्विघात व्यंजक हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको परिभाषा बता दी। शून्य हम पढ़ चुके हैं, शून्य क्या होते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की ज्ञात जांच कीजिए। ठीक है, तो गुणांक शब्द आपके लिए नया है, वैसे बेसिक में मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे x का वर्ग लिखा रहा है तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जाएगा कि x वर्ग का गुणांक क्या है, मतलब ये जो x वर्ग है इसका गुणांक क्या है, इस x वर्ग में कौन से अंक का गुणा किया है, वही क्या होता है, गुणांक। ठीक है, तो x वर्ग में क्या का गुणा किया हुआ है बेटा, 2 का। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे x वर्ग का गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इस पाठ में हमको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने से पहले हम सीखते हैं कि बहुपद की विशेषताएं क्या होती है, जिसमें द्विघात बहुपद की विशेषता क्या होती है। क्योंकि अगर हमें द्विघात बहुपद की विशेषता ही नहीं पता होगी तो हम कैसे उसका हल निकालेंगे, कैसे उसके शून्यक निकालेंगे और कैसे उनमें संबंध बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद की विशेषता या गुण। तो क्या होती है द्विघात बहुपद की विशेषता, सबसे पहली चीज उसको पहचानना आना चाहिए हमें। सबसे पहला काम हमको क्या आना चाहिए, उस द्विघात बहुपद को पहचानना। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी कि जिस बहुपद की बड़ी से बड़ी घात 2 होती है उससे उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो क्या पहचान होगी इसकी, घात 2 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, उस बहुपद की घात 2 होगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मानक रूप। उसका मानक रूप या इसी को बोला जाता है बेटा इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का होता है ax का वर्ग प्लस में bx और प्लस c। ठीक है बच्चों, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप या मूल रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कहा जाता है। चलिए अगली चीज हम देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा हल, जिसको हम शून्यक भी कहते हैं, जो इस प्रश्न में यूज किया हुआ है शून्यक। ठीक है, और मूल। ठीक है, इन तीनों चीजों एक ही है। उस समीकरण का हल निकाले, उस समीकरण का मूल निकाले, उस समीकरण के शून्यक निकाले, तीनों एक ही चीज है। ठीक है बेटा, तो ये निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि है जो हम आगे पाठ क्रमांक 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे द्विघात समीकरण करके वो पाठ है जिसमें हम ये तीनों विधियां पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसकी सबसे इजी विधि और सबसे पुरानी विधि जो सबसे ज्यादा यूज में होती है वो होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, वो हमारी विधि कौन सी है, गुणनखंड विधि। ठीक है, उसके बाद कुछ और विधियां हैं, यहाँ मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, जब हम 4 पार्ट में चलेंगे तभी वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें इस पार्ट 2.2 में ये विधि काम में आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है गुणनखंड विधि। ठीक है बेटा, चलिए अगली चीज है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग इसमें होता है माइनस का b के बटे में a होता है बेटा। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस x, ये देखो b किसका गुणांक है, ये b किसका गुणांक है, ये b x का गुणांक है, तो माइनस x का गुणांक। ठीक है, इसके बटे में क्या है, ये a किसका गुणांक है बेटा, x वर्ग का गुणांक है, तो इसके बटे में आ गया मेरा x वर्ग का गुणांक। ये आप याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर शून्यकों का गुणनफल अगर मैं शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा बेटा मेरे पास, शून्यकों का गुणनफल आएगा c बटे में a। तो c को मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे c को मैं लिख सकता हूं x
c किसका गुणांक है, c किसी का गुणांक नहीं है, ठीक है। तो मैं c को क्या लिख सकता हूँ, अचर पद, क्या लिख सकता हूँ, c को मैं अचर पद। और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, a मेरा क्या है, x वर्ग का गुणांक, a मेरा क्या है, x वर्ग का गुणांक। चलिए बेटा इसके आगे चलिए बच्चों, चूंकि हमको इस पार्ट में, इस प्रश्न में व्यंजकों के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी है, तो सबसे पहले हमें उसके शून्यक निकालने पड़ेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि शून्यक निकालने के लिए या हल निकालने के लिए हमारे पास जो विधि है, 3 विधियां, उसमें से एक विधि हम, जो सबसे सरल विधि है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमको सबसे पहले गुणनखंड विधि सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम शून्यक निकाल पाएंगे तभी हम उन शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि को सीखेंगे। चलिए, तो गुणनखंड विधि सीखने के लिए नाम से ही स्पष्ट है, गुणा में खंड करना है उनके, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 12, ठीक है। 12 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं बेटा, तो 12 के गुणनखंड हो सकते हैं 4 गुणित 3 हो सकते हैं, ठीक है। और 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणित 3 ऐसा हो सकता है, ठीक है। और 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 गुणित 2, ठीक है। ये सभी इससे क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। मतलब इन तीनों का मतलब क्या है, 12 ही है। इसका भी अगर आप गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, इसका भी अगर आप गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, तीनों में किसी का भी हम गुणा करते हैं तो 12 ही आएगा। लिखा 12 ही है लेकिन तरीका अलग अलग है, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या करना है, इस विधि में 2 ऐसी संख्याएं लिखनी है, 2 ऐसे पद लिखने हैं जिनका गुणा करने पर हमको ये समीकरण मिले, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं x वर्ग माइनस के 2x प्लस का 8 बराबर में 0, ठीक है, प्लस का 8 बराबर 0, ठीक। अब बताए, एक चीज देखिए आप, यहाँ हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे ही हमारे सामने समीकरण आती है, पहली स्टेप हमको क्या करनी है कि 2 ऐसी संख्याएं लेनी है, हमें 2 ऐसी संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा या भाग करने पर a इंटू सी आए। उनका गुणा भाग करने पे क्या है हमारे पास, a इंटू सी। अब ये a इंटू सी क्या है, ये भी मैं बताता हूँ। दूसरी चीज हमको जो ध्यान रखनी है कि उन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ या घटाव करने पर b का मान आए, b का मान आए। अब ये ABC क्या है, यहाँ पर मैंने आपको कल द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया था, ठीक है। एक बार और देखते हैं हम। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है x का वर्ग माइनस प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ आप क्या, आपको ABC दिख रहा है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ भी x वर्ग है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ c है और यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब a b c के मान अगर हम यहाँ से निकाले बेटा, तो यहाँ से मेरे पास a बराबर क्या आ रहा है, इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 होता है। a बराबर मेरे पास 1 आ गया। b बराबर बेटा क्या आ रहा है, b बराबर माइनस का 2 आ रहा है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिन्ह का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ b बराबर मेरे पास क्या आया, -2। क्यों? चूंकि b की जगह पे प्लस का भी लिखा हुआ है, इसलिए माइनस का 2। अब c की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से यहाँ c की जगह पे क्या लिखा हुआ है इस समीकरण में, 8। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 8। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, हमको 2 ऐसी संख्याएं खोजना है, 2 ऐसी संख्याएं खोजना है जिनका गुणा या भाग करने पर a गुणित c आ जाए। a गुणित c यानी कि यहाँ पे a गुणा c कितना है, 8 है। a गुणा c यहाँ पे क्या है, 8 में 1 का गुणा किया तो 8। जोड़ घटाव करने पर b का मान आ जाए। जोड़ घटाव करने पर क्या चाहिए मुझे, जोड़ घटाव करने पर माइनस का 2 चाहिए, और ये c भी माइनस का 8 होता है ना, इसको देखना, ये प्लस का नहीं माइनस का 8 है, -8,
ठीक है। तो गुणा भाग करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, -8, और जोड़ घटाव करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 2। अब ऐसी संख्याएं खोजने, यहाँ पे आपको थोड़ा अपने माइंड की प्रेडिक्टेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये 8 कब कब आ सकता है, ये 8 हमारा आ सकता है, हम 4 में 2 का गुणा करें तो 8 आ सकता है। अभी चिन्ह पर मत सोचिए, ठीक है। आगे देखिए और क्या कर सकते हैं हम, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 आ सकता है। केवल ये दो ही कंडीशन है, केवल ये दो ही कंडीशन है जब हमें गुणा करने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो अब ये तो हमें मिल गया। अब चाहिए हमको कि उन्हीं दो संख्याओं का जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर 8 आ रहा है, पर क्या इनका अंतर 2 है, हाँ बिल्कुल है, इन दोनों का अंतर 2। तो ये हमारे काम में आ सकता है। लेकिन अभी हम दूसरी संख्याएं भी देखेंगे। यहाँ पे 8 और 1 का गुणा करने पर हमको 8 आ गया, लेकिन क्या इनका अंतर 2 है, क्योंकि हमें जोड़ घटाव करने पर 2 चाहिए। तो क्या इनका जोड़ घटाव करने पर 2 आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी दो संख्याएं कौन सी है, 4 गुणित 2, ठीक है बेटा। अब जरा सा ये देखो आप कि b का मान यहाँ पर क्या है, -2, ठीक है। -2 मतलब यहाँ हमने ये सोचा कि जोड़ घटाव करने पे -2 आ रहा है, मतलब माइनस की संख्या बढ़ी रही होगी, ठीक है। माइनस की संख्या कैसी रही होगी, बड़ी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सी संख्या आपको बड़ी दिख रही है, 4। तो 4 हो गया मेरा माइनस का और 2 मेरा हो गया प्लस का। अब इन दोनों संख्याओं का जब आप गुणा करोगे तो आपके पास -8 आ जाएगा, और जब इन दोनों संख्याओं का आप जोड़ या घटाव करोगे तो आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इस समीकरण के हल निकालने का प्रयास करते हैं, शून्य निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x वर्ग। इस माइनस के 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस का 2x। ये वही संख्याएं हैं जो हमने यहां से निकाली है, ये दोनों वही संख्याएं हैं जो हमने यहां से निकाली है। कोई किया कुछ नहीं है, -2x लिखा था, इसको हमने -2x ना लिखते हुए -4x प्लस 2x लिख दिया। कैसे लिख दिया है, कोई एग्जांपल देखो आप। अगर मुझे 10 लिखना है, मुझे क्या लिखना है बेटा, 10 लिखना है, तो मैं इस 10 को -15 प्लस 5 लिख सकता हूं, ये भी 10 ही लिखा हुआ है। मैं इस 10 को -5 लिख सकता हूं, ये भी ऐसे, ठीक है। और अगर मुझे माइनस का 10 लिखना है तो माइनस का 10 को -5 और -5 लिख सकता हूं, ठीक है। लिखने का तरीका अलग अलग है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमें b की जगह पे -2x दे रखा था, तो हमने -2x को -4x प्लस 2x लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे -8 बराबर में 0 हमारा चल ही रहा है। आगे देखते हैं। अब यहां से क्या करना है, 4 पद हमारे पास आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। 4 पद हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। तो पहले 2 पद में अगर हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक x कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, -4 बचा, क्योंकि यहाँ से x ऑलरेडी बाहर हम निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी हमें कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ x कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, x सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ये 8 मतलब 4 गुणित 2 लिखा हुआ है, 4 दूनी 8 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से देखो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो प्लस का 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा बेटा, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ से भी अगर 2 बाहर आ गया तो -4 यहाँ भी बच गया, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इस पद में और इस पद में क्या कॉमन दिख रहा है, x -4 दोनों जगह पे हमें कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ दोनों जगह से हमने वो बाहर निकाल दिया। इस पद में से x -4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x बच गया। इस पद में से भी x -4 बाहर था, तो यहाँ क्या बच गया, 2, बराबर में 0 चल रहा है बेटा मेरा, ठीक है। अब ये आ गए गुणनखंड, जैसे हमने देखे थे 12 के गुणनखंड 4 गुणित 3 थे, है ना। इस 12 को हम 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, वैसे ही
इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस बहुपद के गुणनखंड क्या है, x माइनस 4 x प्लस 2। अब यहाँ से हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे और एक बार इस दूसरे गुणनखंड के बराबर में 0 रखेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है बेटा, x बराबर में मेरा मिल रहा है यहाँ पे, इधर माइनस का है 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x का है माइनस का, उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर -2। ठीक है बेटा, तो ये आ गए हमारे शून्यक। इस गुणनखंड विधि से हमने इस बहुपद के शून्यक निकाल लिए। ठीक है बेटा, अब जब शून्यक हमारे पास आ गए हैं, अब हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध की जांच कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जांच करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा हूं, दी गई बहुपद के शून्यक क्रमशः प्लस का 4 कोमा माइनस का 2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संबंध की हमें जांच करनी है। कैसे जांच होगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, शून्यकों का योगफल। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बेटा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, ये क्या था, -b/a। ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमने इसको डिटेल में लिखा था, क्या लिखा था, माइनस में x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ये जब हमने बहुपद की पहचान लिखी थी, बहुपद की विशेषताएं लिखी थी, तब मैंने आपको ये बताया था। अगला क्या है, c के बटे में a। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, वापस से c क्या है, अचर पद। c क्या होता है, अचर पद। ठीक है, और बटे में a क्या है, x वर्ग का गुणांक। a क्या है मेरा, x वर्ग का गुणांक। ठीक है बेटा, अब बस यहाँ पे आप रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -x का गुणांक, ये समीकरण ये रही, -x का गुणांक क्या है, ये x और इसका गुणांक ये रहा, तो ये माइनस तो ऑलरेडी है बाहर, ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, और -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, -2, तो x का गुणांक हो गया -2 बटे में x वर्ग का गुणांक। तो x वर्ग का गुणांक क्या है बेटा मेरे पास, ये रहा x वर्ग, इसका गुणांक क्या है, 1 है, x वर्ग का गुणांक 1 हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखने के लिए हमें क्या चाहिए, अचर पद। अचर पद क्या है बेटा, ये 8 अचर पद है, लेकिन क्या है -8, तो अचर पद मेरा हो गया -8। ठीक है, और x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है मेरा, 1 है। ठीक है बेटा, अब ये तो आया चलो इस सूत्र से, लेकिन सत्यता की जांच कैसे होगी, सत्यता की जांच वैसे होगी जैसे हमने गुणांक, ये शून्यक निकाले थे, हमने शून्यक निकाले थे, तो उन शून्य को क्या है हमारा, शून्यक 4 और -2 आया। अब इनका क्या करना है, शून्यकों का योगफल, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर अगर ये आ जाता है तो हमारा उत्तर की जांच सही हो गई, शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध सही हो गया। पहले इसको हल कर दे, तो यहाँ से प्लस का 2 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम हल करते हैं बेटा, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, एक शून्यक मेरा 4 है और एक शून्यक मेरा क्या है, -2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये 4 प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 बराबर में क्या है, क्या 2। देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हो गई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अचर पद और इसका अगर हम देखें, यहाँ पे हमसे क्या हुआ, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारे क्या है, 4 और -2, तो 4 गुणित -2 अगर हम करते हैं तो 4 गुना 8 हो गया, और ये माइनस लगा हुआ है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस का इंटू हुआ तो माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी -8 आ रहा है और यहाँ पर भी -8 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी
गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की जांच हो रही है। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका होमवर्क है, दूसरा प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो अब यहाँ देखिए 6x का वर्ग -3 - 7x लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या मानक रूप में अरेंज्ड है? क्या मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है? क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित करेंगे या अरेंज करेंगे। व्यवस्थित करने पर क्या होगा मेरे पास? 6x का वर्ग -7x - 3, क्योंकि हमें x वर्ग पहले x बाद में और लास्ट में अचर पद चाहिए, तो हमने इसे व्यवस्थित कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली स्टेप क्या थी हमारी? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? a × c आना चाहिए। तो यहाँ पे a × c क्या हो रहा है? a है मेरा 6 और c क्या है बेटा अपना -3, तो 6 × 3 = 18, मतलब -18 आना चाहिए गुणा भाग करने पर। और जोड़ घटाव करने पर b की वैल्यू आनी चाहिए, तो b का मान क्या है यहाँ पे? -7। तो हमें दो ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा या भाग करने पर तो -18 आ जाए और जिनका जोड़ करने पर -7 आ जाए। तो ये संख्या यहाँ से पता चलेगी। बहुत इजी है संख्या निकालना। कैसे है देखो, स्टार्ट करो आप। एक तो 18 × 1, भाई इसी से हो सकता है। दूसरा यहाँ पे आप संख्या बढ़ाते जाओ। अगर मैं 2 ले लूं 1 की जगह, तो किस संख्या का गुणा करेगी? 2 में किस संख्या का गुणा करेगी? 18 आ जाए तो 9 का गुणा कर सकते हो। तीसरी संख्या अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो काय का गुणा करना पड़ेगा? 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब 6 × 3 = 18 होगा। ठीक है, और 4 का ले तो 4 बार कभी 18 आते ही नहीं है किसी भी बारे में। ठीक है बेटा, ये 3 संख्या हमारे पास आई 18, 9 × 2 18 × 1 6। अब यहाँ पर अब देखो, अब अंतर देखो, यहाँ b का मान -7 आना चाहिए, तो मतलब कहीं भी अंतर 7 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब ये संख्याएं नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, मतलब ये संख्याएं भी नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 7, मतलब डेफिनेट है कि हमारी संख्याएं 9 और 2 होगी। अब चिन्ह की बारी आती है, तो ये 7 कैसा चिन्ह लेके बैठा है? ये 7 माइनस का चिन्ह लेके बैठा है। तो अगर जिस भी इस b के मान के साथ जो भी चिन्ह होगा, बड़ी संख्या हमें उसी चिन्ह की रखनी है। तो देखिए ये -7 है, मतलब 9 जो है वो माइनस का रहा होगा और प्लस जो है वो काय का रहा होगा? 2 जो है वो काय का होगा? प्लस का होगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास संख्या आ गई -9 और +2। ठीक है, तो इस -7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6x का वर्ग, -7 को मैं लिख दूंगा -9x +2x -3। ठीक है बेटा, इसके बराबर में मेरे पास आ गया 0, यहाँ भी 0। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब 2 के जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है। अब जरा कॉमन निकालना भी आप सीखिए बेटा। कॉमन कैसे निकालते हैं हम? कॉमन निकालते हैं भाई, दोनों जगह पे एक जो चीजें दिख रही है उसको बाहर निकाल लो, और जो नहीं दिख रहा वो अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये 6 में क्या आपको 3 × 2 दिख रहा है? 6 में 3 × 2 दिख रहा है, और इस 9 में 3 × 3 दिख रहा है। ये चीजें आपको देखते आनी चाहिए बेटा। ये जो चीजें है ना, ये आपको देखना बननी चाहिए कि जैसे हमने 9 दिख रहा है तो वो 3 × 3 हो सकता है, 6 दिख रहा है 3 × 2 हो सकता है। ये अलग से आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके माइंड में, आप 10th क्लास में आ गए हो, ये चीजें आपके माइंड में स्टोर होनी चाहिए, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है भाई? x यहाँ पे 2x है और यहाँ 1x है, तो एक डेफिनेटली 1x तो बाहर आना ही आना है, तो 1x तो बाहर आएंगे। अंदर क्या बचेगा बेटा? अब देखो जरा, यहाँ से अगर 1x आ गया और यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है क्या? यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या? हाँ 3 दिख रहा है, मतलब इन दोनों जगह से हम 3 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो एक तो 3 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 3 और x यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ मेरे पास क्या बचा भाई? यहाँ से 3 चले गया और ये x चले गया, तो क्या बचा? एक तो x बच गया, यहाँ 2x से एक तो x बच गया, और क्या बचा? एक 2 बच गया। यहाँ का 2 बच गया, इस 6 में से 2 बचा और इस x में से x बच गया।
माइनस यहाँ से बेटा एक 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 3 बच गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आके देखते हैं हम, तो यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अब जरा सा थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखो बेटा, क्या ध्यान रखो कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है इधर भी हमें वही बचाना है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे तो यहाँ आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ ब्रैकेट में जो भी कॉमन बचेगा आप बिना देखे यहाँ भी वही लिख दो, क्योंकि जब तक ऐसा कैसा सेम टू सेम दोनों तरफ नहीं आएगा तब तक हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ेगा और सही भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2x माइनस 3 बच रहा है, तो यहाँ भी मुझे 2x माइनस 3 ही बचाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा भाई 2x माइनस 3 तो पूरा था ही सही है, वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ प्लस का 1 बचा होगा। यहाँ प्लस क्या बचा होगा बेटा, 1 बचा होगा। क्यों बचा होगा प्लस का 1, क्योंकि इसके अंदर आप इनटू कर दो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा भाई। एक में आप 5 का गुणा करो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 में 20 में 1 का गुणा करो 20 ही आएगा। ऐसे ही 4x में आप 1 का गुणा करो तो 4x ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 2x माइनस 3 में 1 का गुणा करो तो भी 2x माइनस 3 ही आएगा। आगे बात आपको समझ में? ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर भी 2x माइनस 3, अब दोनों जगह पे 2x माइनस 3 बच रहा है, तो यहाँ से 2x माइनस 3 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 2x माइनस 3 आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। इन सबके बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिख लेंगे, बराबर 0, और 3x प्लस 1 बराबर 0। सॉरी, इधर लिखेंगे इसको, 3x प्लस 1 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ से शून्य निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। मान कैसे निकालना है ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सरकारी स्कूल के हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, उनको ये तक नहीं पता है कि कब प्लस का चिन्ह लगेगा, कब माइनस का चिन्ह लगेगा, कैसे हम मान निकालते हैं, वो सारी चीजें उनको नहीं पता है। उनकी कंडीशन यही है कि उनको नहीं पता है, तो उन्हीं के लिए ये क्लासेस स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उनके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं बना के। चलिए, तो यहाँ से बेटा 2x इधर रहेगा, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकालना है तो इसके लिए अकेला होना चाहेगा, तो x बराबर ये 2 इधर प्लस गुणा में, इधर जाएगा तो बटे में चले जाएगा। x का मान आएगा x बराबर 3/2। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो 3x बराबर ये 1 इधर का है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर ये आ जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, तो ये मेरे शून्य आ गए। शून्य क्या है, शून्य 3/2 माइनस 1/3, ये इस समीकरण के शून्य का गए। ठीक है, अब इस समीकरण के शून्य अगर आ गए मेरे पास, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, देखते हैं, करते हैं। ये विधि बेटा आप पार्ट 4 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, वहां द्विघात समीकरण नहीं पढ़नी है पार्ट 4 में हमको। ठीक है, यहाँ आप द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, वहां हमें द्विघात समीकरण पढ़नी होगी। तो शून्य क्या है बेटा, 3/2 और माइनस 1/3। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखते हैं। तो शून्य क्या है मेरे पास, 3/2 प्लस माइनस 1/3। ये दो शून्य थे जिनको हमने जोड़ लिया, योगफल इन्हें जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 3/2 माइनस 1/3। चलिए बेटा, तो यहाँ शून्यकों का योगफल हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 दूनी 6, और फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तेजी गुणा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है बेटा, 7/2 आया। यहाँ से क्या आया, यहाँ से मेरे पास क्या आया, 7/2 आया। ठीक है, चलिए अब लेकिन ये तो आ गया, हमने शून्यकों को जब योगफल कर दिया तो ये आ गया, लेकिन अब हमें इसकी जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, हमारे पास एक और सूत्र है इसका, माइनस b/a। इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस x का गुणांक बटे में
x वर्ग का गुणांक, ये लिखते हैं बेटा हम, ठीक है। इसको लिखते हैं x का गुणांक और x वर्ग का गुणांक। चलिए, तो यहाँ पे माइनस तो है, इसे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है मेरे पास माइनस का 7, तो x का गुणांक मेरा क्या हो गया माइनस का 7 बटे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक क्या है बेटा 6। जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटे 6। देखिए यहाँ पर भी प्लस का 7 बटे 6 आ रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 7 बटे 6 आया था, ठीक है। तो ये हो गई हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच, ठीक है बेटा। अगली स्टेप क्या है मेरे पास, अगली स्टेप है शून्यकों का योगफल, तो मैंने कर लिया, अब मैं शून्यकों का गुणनफल करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं करूंगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल अभी मेरे पास शून्य क्या थे, 3/2 गुणित माइनस का 1/3, ये मेरे पास शून्य थे बेटा, ठीक है, यही थे ना, हाँ यही मेरे पास शून्य थे। तो इनका जब गुणा करता हूँ तो हमें परिमेय संख्या का गुणा करना आता है। परिमेय संख्या का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। परिमेय संख्या का गुणा ऐसे होता है कि अंश का गुणा अंश में कर दीजिए और हर का गुणा हर में कर दीजिए। तो अंश का गुणा अंश में 3 गुणित -1, तो यहाँ से मेरे पास आया -3 बटे 3 गुणित 2, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 6। तो यहाँ वैल्यू आ गई बेटा 3/6। आप चाहो तो इसको 3 से काट सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ जाएगा। लेकिन ये तो आ गया जोड़ घटाव करने पर, हमें क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सूत्र है एक और शून्यकों के गुणनफल का, क्या है, c यानी कि अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, बटे में क्या है x वर्ग का गुणांक। तो अचर पद क्या है बेटा मेरे पास -3, तो -3 अचर पद हो गया और x वर्ग का गुणांक क्या है 6। इसको भी अगर हम काट लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी मेरे पास माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। क्यों, क्योंकि जब जो हमने शून्यक निकाले थे उनको जोड़ने पे भी सेम कंडीशन आई और जो हमारे पास शून्यक का सूत्र है, शून्यकों के योगफल का सूत्र है, वो उसमें मान रखने पर भी सेम वैल्यू आई, ठीक है। इसी प्रकार हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच हो गई। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। ये थोड़े स्टाइलिश टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल बहुपद देकर हर कोई बच्चा सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो उससे एग्जामिनर बच के आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछता है जो ट्रिकी होते हैं लेकिन कम टाइम में सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ हमें इस समीकरण के शून्यक निकालने हैं, इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो इस बहुपद के अगर हमें शून्यक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, अब ये तो द्विघात बहुपद है नहीं, है द्विघात बहुपद तो है लेकिन उसके मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो केवल 2 ही पद है, 3 पद होते तो हम गुणनखंड विधि का यूज करके इसको हल कर लेते, लेकिन यहाँ कितने पद है, केवल 2 पद है। अब यहाँ आप देखिए बेटा, यहाँ u और यहाँ भी u दिख रहा है, मतलब दोनों जगह से एक u को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, एक u को कॉमन निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके आगे आप देखिए यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 8, तो ये 8 क्या ऐसा लिखा हुआ है 4 गुणित 2। भाई 8 के अंदर 4 और 2 छुपा हुआ है कि नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो जरा, है ना। 8 के अंदर क्या छुपा हुआ है 4 गुणित 2, तो यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी u दिख रहा है, यहाँ भी u दिख रहा है। तो एक u मैंने बाहर निकाल लिया और एक यहाँ का 4, यहाँ का 4, एक 4 भी बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया बेटा, 4 बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, केवल u बचा। यहाँ से u बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 2 बच गया बेटा, माइनस का क्या बच गया 2। इन दोनों को बराबर 0 रख देते हैं। अब देखो ये भी गुणनफल ही है ना भाई, एक तो ये संख्या हो गई और एक ये संख्या हो गई, दोनों आपस में गुणनफल गुणनखंडी तो है, इस समीकरण के गुणनखंड है ये। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे और एक बार u माइनस 2 बराबर में 0 रखेंगे और इसको हल करके इसके शून्य निकाल देंगे। देखिए कैसे रखना है, रखते हैं। तो देखो अब ये u इसके टाइम में गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो 0 के बटे में क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 में किसी भी संख्या से आप भाग दीजिए उत्तर 0 आएगा। तो
एक मेरा u का मान क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा आप देखिए बेटा ये -2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो u बराबर क्या आ गया, प्लस का 2। तो यहाँ से मेरे शून्य निकल के क्या है, शून्य के इसके 0,2, ये इसके इस बहुपद के शून्य के। ठीक है, आगे की कंडीशन आपको पता ही है बेटा कैसे करना है, मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको, दिख रहा है ना, इधर बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन बाद में। अब यहाँ हम देखते हैं, ब्लर हो रहा है, हाँ यहाँ हम देखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है मेरे पास, 0 + 2, जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2। और एक और सूत्र क्या है मेरे पास शून्यकों के योगफल का, शून्यकों के योगफल का एक और सूत्र क्या है बेटा मेरे पास, b/a, लेकिन काय का, माइनस का। ठीक है, तो -b, अब यहाँ पर b क्या है बेटा, b है मेरा -8, -8, और a क्या है, प्लस के 4, a हो गया प्लस का 4 बराबर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो 8/4, 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार। देखिए बेटा यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे हम, गुणनफल करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी 0 × 2, तो कितना आएगा बेटा, 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इससे करके देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, c/a, c के बट्टे में क्या है, a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c क्या है बेटा, अब इस समीकरण में आप देखो, यहाँ पे आपको c क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये तो a है, ये b है, और c की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब क्या है बेटा, 0 है, तो c की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 0। बट्टे में क्या है, बट्टे में a यानी कि 4, बट्टे में a बराबर यानी कि 4 है, तो 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच हो गई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आते हैं, ये बेटा ये लास्ट प्रश्न है इसका, इसके बाद एक और प्रश्न है जो आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कुछ बहुत सारी चीजें हमको इस प्रश्न से सीखने को मिलेगी जो हमें ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, उनको करने में हेल्प करेंगी। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे मुझे इस समीकरण के शून्य, इस बहुपद के शून्य निकालने हैं। अब इस बहुपद के शून्य यहाँ पे ना तो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं दिख रहा है तो ये तो दिख रहा है t का स्क्वायर माइनस इस 15 को मैं √15 का वर्ग लिख सकता हूँ बेटा, इस 15 को मैं √15 का वर्ग लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं इस 15 को लिख दूंगा √15 का वर्ग। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि बेटा √15 गुणित √15 करने पर मेरे पास 15 ही आंसर आता है, इसलिए मैं इस 15 को √15 का वर्ग लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। देखिए अब क्या आपको ये एक सूत्र दिख रहा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, क्या होता है ये सूत्र, a प्लस b और a माइनस b। ऐसे ही गुणनफल निकालने हैं हमको, a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर में हमारे पास सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ देखो a का वर्ग प्लस b का माइनस b का वर्ग, तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है बेटा, और बराबर में इनके क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, t प्लस 15 बराबर 0 और t माइनस 15 √15 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर t का मान हम निकालते बेटा, तो यहाँ से t का मान आएगा माइनस का √15 और यहाँ से t का मान आएगा प्लस का √15। यहाँ से t का मान क्या आएगा, प्लस का √15। चलिए अब हम हमारी स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले स्टेप, शून्यकों का जांच करते हैं ना, इसकी शून्यकों का योगफल करके देखते हैं। शून्यकों का योगफल, सबसे पहले हमारे पास सूत्र होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। अब इसमें b कहीं दिख रहा है क्या बेटा, b x के साथ होता है, लेकिन x वाला पद तो इसमें दिया ही नहीं है, x वाला पद तो इसमें दिया ही नहीं है, मतलब केवल t वाला पद नहीं है, t वर्ग वाला पद है और ये c वाला पद है, लेकिन b वाला पद नहीं है। तो अगर b वाला पद नहीं है मतलब क्या, b का मान 0।
बराबर ए का मान क्या है, एक इस टी के साथ होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं, मतलब क्या है एक, तो टी ये एक हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या है 0। अब योगफल सूत्र के द्वारा तो 0 आ गया, योगफल सूत्र के द्वारा तो 0 आ गया, लेकिन क्या हमने जो योगफल निकाले उनसे भी 0 आ जाएगा क्या, करके देखते हैं। हमने जो योगफल निकाले उनसे भी 0 आ जाएगा क्या, हम करके देखते हैं बेटा। हमारे शून्य क्या है, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। देखो रूट 15 में से रूट 15 गया तो 0, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरा 0 आ गया, मतलब ये भी 0 और ये भी 0। अगला देखो बेटा, अगला क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल निकालते हैं शून्यकों का, योगफल निकाल चुके। गुणनफल का सूत्र क्या होता है बेटा, c बटे a। ये सूत्र याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट में भी आपको काम आएंगे और यहाँ भी हमारा काम बना रहे, ठीक है। ये हो गया c बटे a। अब c का मान क्या है बेटा, c की जगह पे क्या लिखा हुआ है, c की जगह पे 15, काय का 15, माइनस का 15, तो c की जगह पे मैं लिखूंगा माइनस का 15 बटे a का मान क्या है बेटा, a का मान मेरे पास प्लस का 1 है, तो a का मान मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 1। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो गुणनफल क्या आया शून्यकों का, -15। शून्यकों का गुणनफल क्या आया, -15। चलिए अब जो शून्य हमने निकाले हैं उन शून्यकों को भी हल करके देखते हैं। प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, ये हमारे दोनों शून्य के, इन दोनों का गुणा कर दें तो रूट 15 और रूट 15 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 15, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस का 15, यहाँ भी माइनस का 15, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच सिद्ध होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो सूत्र है ये गुणांक से निकाले हैं हमने, कैसे निकाले, गुणांक से। ये जो सूत्र निकाले हमने b बटे a और c बटे a, ये कैसे निकाले, गुणांक से निकाले हैं। और शून्य हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे, तो जब हमने गुणांक से हल किया तो भी वही आ रहा है, और जब शून्यकों से हल किया तो भी वही आ रहा है। इसी प्रकार गुणांक और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी जांच यहाँ पर होगी। क्या बेटा, चलिए बेटा दूसरा प्रश्न हम देखते हैं 2.2 का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब वहां पर हमें क्या क्या दिया गया था, द्विघात बहुपद दे रखा था और हमको बोला था कि इसके शून्य निकालो और फिर उन शून्यकों और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी थी। यहाँ लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद दिया नहीं है, वो द्विघात बहुपद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब ये शब्द समझो बेटा, क्रमशः दी गई संख्या, क्रमशः मतलब क्रम अनुसार, क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब अगर 4 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या दिया, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब पहले जो बोला है वो पहले वाली संख्या है और बाद में क्या बोला है, गुणनफल, मतलब बाद वाली संख्या है। कहने का मतलब ये है क्रमशः लग जाने पर क्या होता है कि शून्य, उसने बोला है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, मतलब पहले योगफल की बात करी थी तो पहले जो संख्या लिखी है वो योगफल होगी हमारा, ठीक है, और बाद में जो संख्या लिखी वो गुणनफल होती है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे तो प्रश्न करना उनके बस के बाहर ही हो गया फिर, ठीक है। यही वैल्यू अगर हमने गलत ले ली तो वो आगे का प्रश्न होना तो बेकार ही है, कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो पहले आप क्रमशः का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहले प्रश्न जो दिया हुआ है संख्याओं का, पहला प्रश्न हमारे पास है 1/4 माइनस का 1, 1/4 माइनस का 1। अब ये संख्याएं बेटा हमें दी हुई है, तो क्या हम यहाँ से देख सकते हैं शून्यकों का योगफल क्या दिया है, इसके अनुसार अगर हम चले तो शून्यकों का योगफल क्या है बेटा, योगफल हमको दिया है 1/4 और गुणनफल क्या दिया है बेटा हमको, गुणनफल क्या दिया है, माइनस का 1, ठीक है। इससे इन दोनों की मदद से हमको समीकरण बनाना है, इन दोनों की मदद से हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है बेटा, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक सूत्र है। बस उस सूत्र में हम मान रखेंगे
उस सूत्र में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सूत्र क्या है, एक्स वर्ग माइनस एक्स वर्ग माइनस शून्य को का योगफल के गुणा में x, ये ध्यान रखना, एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल के गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी सूत्र से अगर हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो इस सूत्र से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन जाएगा, कुछ नहीं, बस मान रखना है। देखिए एक्स वर्ग तो हमारा ऐसा कैसा है ही सही, एक्स वर्ग तो ऐसा कैसा माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया है, माइनस का 1/4, तो शून्यकों के योगफल की जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस का 1/4। आप चिन्ह के साथ, सॉरी प्लस का है ना, प्लस का है, चिन्ह के साथ रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े, इसके गुणा में क्या है बेटा, x है, इसके गुणा में क्या है मेरे पास, x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, माइनस का 1, इसको इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्लस तो इस सूत्र का है और ये शून्यकों के गुणनफल का, ये माइनस यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते बेटा, तो x का वर्ग माइनस 1/4x, और ये देखो इस प्लस का गुणा इस माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे 4 है ना, बटे में 4 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, व्यवस्थित करेंगे पूरी को। तो अगर इस एक्स वर्ग के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो जब हम एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ ऊपर समझो, आप एक बार और लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एक्स वर्ग माइनस 1/4x माइनस का 1। ठीक है, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, माइनस का 1, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 1। अब हमें क्या करना है बेटा, ये ब्लर हो रहा है ना यहाँ पे, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से हमें देखना है कि भाई नीचे 4 आ रहा है, लेकिन हमें बटा में कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों जगह पे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसके नीचे 4 है तो एलसीएम कितना आ गया बेटा मेरा, 4 आ गया, बराबर में क्या है इसके, 0, इसके बराबर में 0 है ना, बराबर में क्या है इसके, 0। ठीक है, तो अगर मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से देखिए क्रॉस गुणा करेंगे इधर भी और इधर भी, तो 4 का गुणा इस एक्स वर्ग के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 4x का वर्ग माइनस 1x, यानी कि x केवल माइनस इस 4 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 4, बराबर में क्या है, 0। अब ये 4 इधर का ही में भाग में उधर गया तो गुणा में चले जाएगा, तो यहाँ से मेरी समीकरण ये बहुपद बन गया बेटा 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। जब बराबर में से 0 हटा देंगे तो ये समीकरण से बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा, 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4, ये हमारा बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है √2, 1/3। यहां से अगर हम देखें तो शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है बेटा, शून्यकों का योगफल देखते हैं पहले, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, √2। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 ले रखा है। ये मान सीधा सीधा इस समीकरण में हम रख देते हैं, रख दो, एक्स वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल क्या है मेरे पास, √2 के गुणा में क्या है, x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि 1/3। ठीक, अब वापस से इसको नॉर्मल समीकरण हल करेंगे हम, नॉर्मल बहुपद में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1, तो वापस से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर ही लो इसको,
एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा इस x में करेंगे तो ये हो गया 3x का वर्ग माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर में 0 चली जाएगी, फिर उधर जाके 0 हो जाएगा, 3x का वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0, और अगर 0 हटा देंगे 3x का वर्ग माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा उभयनिष्ठ बहुपद है जो हमें चाहिए था। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ बहुपद, जो बहुपद हमें चाहिए था वही उभयनिष्ठ बहुपद हमारा आ गया। क्लियर है बच्चों ये? इन्हीं सवालों को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है जो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अगर वो इजी लगे तो आप वो तरीका फॉलो कर लीजिए, आपको ये वाला सूत्र वाला इजी लगे तो आप सूत्र वाला फॉलो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ बेटा शून्यकों का योगफल है ना, तो हम लिखते हैं शून्यकों का योग। अभी हमने सूत्र पढ़ा था पिछले सवाल में कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे में ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे में ए। अब यहाँ पे हमको इस माइनस बी बटे ए का मान क्या दे रखा है, रूट के 2 दे रखे हैं। माइनस बी बटे ए का मान क्या दे रखा है बेटा, रूट में 2, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए का मान क्या दे रखा है, 1 बटे में 3। सी बटे ए का मान क्या दे रखा है, 1 बटे 3। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से b का मान √2 और a का मान 1 है, यहाँ c का मान 1 और a का मान 3। एक ही समीकरण में a के 2 अलग अलग मान आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही समीकरण में a के 2 अलग अलग, कोई नहीं लाइट चली गई थी, एक ही समीकरण में a के हमारे 2 मान आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि a के मान को बराबर करेंगे, ठीक है। अब बताइए इस 1 को हम 3 बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। अगर 1 में हम 3 का गुणा कर दें, 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो इस 1 को 3 बना सकते हैं। लेकिन क्या इस 3 को 1 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कैसे, जब इसमें हम 3 का भाग दे दें, ठीक है। तो गुणा करना इजी है या भाग देना, मेरे ख्याल से गुणा करना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, या इसको हम ऐसा नाम देते हैं, हम लिख देते हैं हरों को बराबर करने पर। हर को क्या करेंगे हम, बराबर, क्योंकि यहाँ 3 है और a का मान 3 है, तो यहाँ भी 3 आना चाहिए, तभी हमारा सूत्र सही होगा, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ √2 बटे 1 में 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, √2 बटे 1 में 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पे मेरे पास क्या है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 3√2, b बराबर क्या आ गया मेरा, 3√2 बटे में a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ c बटे a तो 1 बटे 3 है ही सही, ठीक। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो b है उस b का मान क्या है, माइनस का 3√2, a का मान क्या है बेटा, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो a का मान क्या आ गया हमारा 3, और c का मान क्या है 1, c का मान क्या है 1। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें पता है, द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद चल रहा है, बार बार समीकरण, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax का वर्ग प्लस में bx प्लस c होता है बेटा, है ना। तो a का मान क्या है मेरे पास 3, तो a की जगह पे मैं रख दूंगा 3x का वर्ग, ठीक है। और b का मान क्या है, माइनस का 3√2, b की जगह पे माइनस का 3√2x प्लस c की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 1। ये हमारा उभयनिष्ठ बहुपद है। यही आया था पहले भी, पहले जब हमने सूत्र से हल किया था तब भी यही आया था और अब भी यही आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
प्रश्न वाली 2.2 के बाकी के बचे हुए सवाल आपके होमवर्क है बेटा, है ना, ठीक है। वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, नहीं होते हैं तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पर आप फोटो खींच के पहुंचा दिए, अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर बोर्ड पर उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न वाली 2.2 आज कंप्लीट हो गई है, ठीक। कल हम प्रश्न वाली 2.3 जिसमें त्रिघात बहुपद और भागफल प्रमेय की बात की गई है, उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।